अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 48 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का शुरू करेंगे यहाँ से। हमने बात की थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है तो IS 16 में फॉल करेगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अपने का मतलब बिजनेस के इस्तेमाल, उसको हमने फॉर सेलिंग पर्पस रखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो इन्वेंट्रीज में क्लासिफाई होगी। और अगर हमने उसको फॉर रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ के लिए रखा हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई ये टेस्ट ना आप साइड पे कर दें, अब कोई टेस्ट कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं रखी हुई, जो हमने फॉर सेलिंग पर्पस नहीं रखी हुई, बल्कि उसको हमने रखा हुआ है फॉर रेंटल्स टू अदर या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, या ये दोनों मकासद इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी IS 40 में फॉल करेगी। उसकी अकाउंटिंग IS 40 हमें बताएगा कैसे करनी है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी इस मकसद वाली आ गई और हम उसको IS 40 के पास ले आए, तो अगली कहानी शुरू हुई। हमने कहा IS 40 कब रिकॉर्ड कर लें प्रॉपर्टी को? उसने कहा जब दो शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। नंबर 2, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके तो प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, वो पिछली शर्तें तो पूरी होंगी, पिछली बात तो है ही, मतलब इंटेंशन तो है ही रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन, तो फिर ये दो शर्तें जब पूरी हों रिकॉर्ड कर लो। हमने कहा जी ठीक है, किस पर रिकॉर्ड करें? उन्होंने कहा जी इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी। अब कॉस्ट क्या है? खरीदने जाओ तो उसकी फेयर वैल्यू, और अगर खुद बनाओ तो जो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा है वो वाली कॉस्ट उसकी फेयर वैल्यू बन जाती है ना। ठीक है, ओके, जितने में बनी है हमारी बिल्डिंग। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? एट कॉस्ट। और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पे क्या ऑप्शन है? IS 40 ने कहा कॉस्ट मॉडल 100% सेम IS 16 जैसा है वो लगा लो, या चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल लगा लो। फेयर वैल्यू मॉडल 100% डिफरेंट है IS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल से। ठीक है, इसमें क्या था? डू नॉट डेप्रिशिएट, फिर टेक द प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड एनी गेन लॉस शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर हमने जिंदगी का पहला सवाल किया, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदा, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिशिएट किया, और फिर इसको बेच के भी देखा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ये पता लगा हमें, कॉस्ट मॉडल में भी, फेयर वैल्यू मॉडल में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने कल बात शुरू की कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ खरीद बेच कर ही नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र भी की जा सकती है, इन भी आउट भी। अगर आपका यूज़ बदल गया है, इंटेंशन बदल जाए, ठीक है, तो उस यूज़ या इंटेंशन के बदलने से क्लासिफिकेशन भी बदल जाती है। मतलब आपने पहले प्रॉपर्टी रेंटल्स पे दी हुई थी, आपने खाली करवा के अपने यूज़ में ले ली, यूज़ बदला तो IS 40 से निकाल के IS 16 में डालो। आपने सेलिंग पर्पज़ के लिए रखी हुई थी, आपने कहा नहीं अब हम इसको रेंटल पे देने लगे हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन के रखेंगे, अब नहीं बेचेंगे, मार्केट से हटा लिया आपने, नहीं बेचेंगे अब, तो फिर IS 2 से IS 40 में आ गई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉसिबल ट्रांसफ़र्स यही हो सकती हैं, IS 40 से जाना टूवर्ड्स इन्वेंट्री, या IS 16, या IS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आना, या IS 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आना। ठीक है, IS इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना। अब कोई बच्चा कहे सर इन्वेंट्री से निकाल के IS 16 में चला गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो भाई वो उनके स्टैंडर्ड से जाके पूछ लो, वैसे आपको पता ही है उस एंट्री का, वो कॉस्ट पे होती है, छोड़ें उसको। हम बात कर रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। तो इन ट्रांसफ़र्स की बात को मैंने आज थ्योरी नहीं करवाई, मैंने आज डिस्क्लोजर्स करवा दिए सारे, यानी नोट बनाया हमने बड़ा तफसीली। ठीक है, लेकिन उस नोट में मैंने ना एक गेम किया आप लोगों के साथ। वो गेम ये की है, सुबह सुबह ही सवाल बनाया, वो गेम ये की कि ये एग्जाम्पल 3, 4, 5 और 6, ये भी मैंने दोबारा रिवाइज भी करनी है। ये एग्जाम्पल्स 4 प्रॉपर्टीज़ बना के मैंने उस एग्जाम्पल में डाल दी, उस सवाल में, और 2-3 प्रॉपर्टीज़ उसमें और ऐड कर दी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, ये तो वर्किंग भी यही वाली उठा के वहाँ पर यूज़ करते गए, सिंपली सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, और नई चीज़ें भी वहाँ पे देख ली, प्लस नोट बनाना भी सीख ली। ठीक है ना। तो इसको ज़रा रिवाइज करते हैं जो कल हमने देखा था क्विकली। एन इन्वेस्टमेंट, ए हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन, ये इन चारों के अंदर एक थोड़ा सा
तो नहीं, मैं तो उसको भी ब्लेसिंग ही समझूंगा, वैल्यूज सेम सेम है। तो वैल्यूज में उलझने की बजाय आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं यहाँ से, बाकी तो फिर कॉन्सेप्ट तो यही रहना है ट्रांसफ़र का, वैल्यूज़ बदलनी है, तो वो कोई इतना मसला नहीं होता मैनेज करना। ठीक है बेटा, थर्ड रो में जगह बना दें, फोर्थ रो में भी जगह बना दें, चले फिलहाल थर्ड में बना दें। अच्छा, एंटिटी ए हैज़, फिलहाल थर्ड में बना दें, फिर देखते हैं और बच्चे आ गए। तो एंटिटी ए हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। मैंने असल बस ये किया कि इसको उठाया, हर एक के अंदर लिखा होता ना फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, फिर वो एक नोट के सवाल में एक ही लाइन में लिखा होता है सबके लिए, तो वो मैंने बस उठा कर तो थोड़ा सा चेंज किया उसको, बाकी ये सेम एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, बहरहाल इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, ये कल पढ़ा था। ठीक है, एट दिस डेट वैल्यू इज 1200। हमने कहा डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग 30 जून पर, डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिन पर्पज रादर देन फॉर रेंटल है या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, तो ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू IAS 16 पढ़ा था ये। तो मैंने आपको कहा था कि आपने ट्रांसफर को फेयर वैल्यू पे करना है ताकि अगले के लिए जो कॉस्ट बने वो फेयर वैल्यू ही हो उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो फिर हमने ये सवाल किया था, ये देखो मैंने इसको वर्किंग 1 कर दिया, यानी आज के सवाल के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी 1 होगी, प्रॉपर्टी का नाम शाम डाल दिया, ऐसे सुर्खी पाउडर लगा के यही ले आया हूँ। ठीक है ना, ओके जी। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी थी यकम जनवरी 19 पे, यही डाटा लिखा हुआ है, ओपनिंग में पड़ी थी, फिर हमने उसको ट्रांसफर करना था 30 जून पे, तो हमने उसे उठाकर फेयर वैल्यू पर रखा। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये ऐसे भी हो सकता था, ज़बानी देखो 1000 से 1200 पे लेके जाना है, 200 से बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक है, फिर ये कहाँ पे पहुंच गई 1200 पे, इसको यहां से निकालो, निकाल के फेंक दो PPE में। ठीक है ना, ये मैंने बहरहाल आसानी के लिए मैंने इस तरह से कर दिया था कि चलो आपको अच्छा समझ आ जाता है ये। ठीक है, अच्छा तो तुम नहीं हट रहे, ओके। ये एंट्रीज हमने कर ली थी, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, दूसरी एंट्री PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक है, और तीसरी एंट्री अब PPE को डेप्रिशिएट किया क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे था, रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो डेप्रिशिएट भी करते, रीवैल्यू भी करते, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि हमारे सवाल में उसने क्या कहा था, कॉस्ट मॉडल है PPE के, तो हमने कहा ठीक है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब अगर मैं कहूं कि ये सवाल है आपके सामने, आज सवाल की तो रिक्वायरमेंट नोट है ना, नोट को छोड़ो जरा, एक्सट्रैक्ट्स भी तो मांग सकता है, तो मैं हर सवाल में ये बात भी डिस्कस करके ही आगे जाता हूं। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या कुछ जाना है बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, 200 का गेन और 63 रुपए की डेप्रीसिएशन, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे नजर आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, PPE है, और वो नजर आता है कॉस्ट मॉडल बुक वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, फेयर वैल्यू गेन आएगा, फेयर वैल्यू ये कल वाला काम है ना, उसके अंदर सिर्फ ये एडिशन जहां जहां अगर किया हुआ था तो छोटा छोटा लिख भी सकते हैं साथ साथ। मैं ये वेट करूंगा ना, यहाँ पे रोक के वेट करूंगा, आपने जाहिर सी बात है ये कल नोट किया होगा, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये ध्यान में रखें, ये तो रिक्वायर्ड नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए किया था कि अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो ये वर्किंग से भी 1136 निकल के जा सकता था, ये 1136 वर्किंग से, क्लोजिंग बुक वैल्यू मैंने लेजर भी बना दिए थे, खैर ठीक है। तो आप लोगों ने ये या नोट किया होगा या रजिस्टर पे या तस्वीर बनाई होगी, तस्वीर भी बनाई होगी तो घर जाके नोट तो कर लिया होगा ना, तो जहाँ किया था उसमें ये एक्सट्रैक्ट्स बना लें, क्योंकि मैंने अभी नोट बनवाना है, फिर एक्सट्रैक्ट्स तो नहीं ना बनेंगे। नोट में तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आएगी, प्रॉफिट जो निकल के चीज़ गई है वो कहाँ गई है वो नज़र नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए ये साथ साथ। ठीक है, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। फेयर वैल्यू गेन और डेप्रिसिएशन चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में PPE नजर आ रहा है बुक वैल्यू पे 1136, यहां से देख लो या इन दोनों को नेट कर लो, 1136.842, 1136.842। ठीक है जी, इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं, चलें आगे। यही सवाल अब एडजस्टमेंट में आएगा, वहां मैंने नहीं समझाना फिर, ओके, समझ गए आप। नंबर 4,
एंटिटी बी आ गई, यहाँ पे एंटिटीज डिफरेंट थी, मैंने एंटिटी एक बना दी और प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर दी थी, ठीक है ना। खैर, एंटिटी बी हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू ऑन यकम जनवरी 19 एट 1000। अब इसके पास भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है यकम जनवरी 19 ओपनिंग में 1000 की फेयर वैल्यू पे, क्योंकि ये लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं ना IAS 40 के लिए, तो फेयर वैल्यू पर ही पड़ी है। पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे रखी होगी ना, तो इसीलिए इस साल के स्टार्ट में फेयर वैल्यू पे पड़ी है, क्योंकि मॉडल कौन सा यूज करते हैं, फेयर वैल्यू। On 30 June, board of directors decided to develop the property and use it for sale of plots. IAS 40 से inventory, ठीक है जी। At this date, fair value was 1200. On 31 दिसंबर fair value was 1300, ठीक है। अब क्या तरीका किया था इसमें, ये देखो वर्किंग 2 कह रहा हूं मैं आज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, ये पड़ी है, इसको उठा के ले जाओ आज फेयर वैल्यू पे 30 जून पे, तो 200 से बढ़ाया सेम। याद है आपको कल मैंने कॉपी करके लिखा हुआ था, साकिब ने सिर्फ लेजर को मिटाया हुआ था, तो मैंने सारा मिटाकर दोबारा आपको वो कॉपी करके पेस्ट करके दिखाया कि ये देखो सिर्फ ये जगह मिटाई थी इसमें, ये मैंने कहा था इस PPE को मिटा के इन्वेंट्री लिख दो, बाकी सब सेम है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो भी चीज निकल के जा रही है ट्रांसफर हो रही है, फेयर वैल्यू पर लाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू पे इसी तरह से इन्वेंट्री को लाए, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। वैसे जबरदस्ती वाली बात ही है, इन्वेंट्री वैसे आपने परपेचुअल सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री का लेजर बनता होता है ऐसे ही है, तो ब्रॉड डाउन तो कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, खरीदी नहीं है, ट्रांसफर इन हुई है, और आपको पता है इसका कोई फेयर वैल्यू कोई डेप्रिसिएशन कोई नहीं होती। अगर कुछ और नहीं आया तो ये इन्वेंट्री के अंदर पड़ी होगी, अनलेस के NRV 1100 आ जाती, अनलेस के इसकी फेयर वैल्यू 1150, 1100, 1000 इस तरह से हो जाती, तो हम कहते हैं 1200 से नीचे गिर गई, NRV लोअर है तो फिर NRV लॉस रिकॉर्ड कर, ठीक है। ओके, कैच इट, तुमने पीना है पीछे भी। अच्छा ओ भाई, मुझे लगा तुम कहां से हो। ओके ओके, जो भी है जो भी है, ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, समझ आ रही है बात की। अच्छा, अब इसको छोड़ो, ये तो मैं बात सिर्फ इसकी कर रहा था। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, अब नहीं है, ठीक है, चली गई इन्वेंट्री में, तो फिर ये 200 का गेन बुक हुआ और ये 1200 पर आकर यहां से निकली और अब कोई नहीं है। ये भी वैसे ही खत्म कर सकते हैं ना आप, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, सिर्फ फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि इन्वेंट्री बनी है बाद में, इन्वेंट्री तो डेप्रिशिएट नहीं ना होती। किसी ने पूछा था क्लास में, मेरे ख्याल में आप लोगों की क्लास में से किसी ने पूछा था, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती भाई, इन्वेंट्री कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, करंट एसेट है, ठीक है, ओके। और ये फेयर वैल्यू गेन आ गया और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री नजर आएगी उसी 1200 पे। उसी 1200 पे क्यों नजर आ रही है, क्योंकि सवाल ने बताया है कि 1300 फेयर वैल्यू है, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू NRV। अगर इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो NRV कितनी है 1300, तो NRV हायर है, कॉस्ट लोअर है, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NR, तो पड़ा है लोअर पे, कॉस्ट पे पड़ा है, बस ठीक है, जाने दो। ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये एग्जाम्पल 4। मैंने वर्किंग 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी सवाल की दूसरी एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। चलें आगे, वो पिछली क्या दोबारा बताऊं, कहां से सवाल आ रहा है जी बेटा, इधर देखो, इन्वेंट्री 1200 की आ गई हमारे पास, ये इन्वेंट्री ईयर एंड पे पड़ी है, उसने बेचने का तो नहीं ना कहा। अभी 31 दिसंबर 19 पे ये इन्वेंट्री किस पे नजर आनी चाहिए, मुझे इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट बताना है, आपने IAS 2 पढ़ के आए हैं। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब कॉस्ट क्या है, डीम्ड कॉस्ट, कहा था आपको कि ये फेयर वैल्यू पे लाके इसने ट्रांसफर किया है, ये अगले के लिए कॉस्ट बन, डीम्ड कॉस्ट का मतलब होता है ये कॉस्ट है, ये उसकी कॉस्ट ही है, ठीक है ना, खरीदा नहीं है, फेयर वैल्यू पे लाके ट्रांसफर किया है, तो ये ट्रांसफर वाली अमाउंट जो है ये अब अगले के लिए ऐसे ही है जैसे हमने खरीदा है, तो ये कॉस्ट है, डीम्ड कॉस्ट, ठीक है ना। तो 1200 पर हमने ये इन्वेंट्री रखी हुई है। अब ये ईयर एंड पे कह रहा है कि ये इन्वेंट्री आइटम, ये प्रॉपर्टी 1300 की बिक जाएगी, अभी बेचो तो, बेची नहीं है, बिक सकती है कितने की, 1300 की, तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हुई IAS 2 के हिसाब से सोचें तो 1300, फ्यूचर सेलिंग प्राइस ही होती है ना 1300, तो हमने किस पे रखना है, लोअर पे, तो पड़ा है लोअर पे, ठीक है। अगर यही होता, मिसाल के तौर पे लिखा होता फेयर वैल्यू हैज फॉलन डाउन टू 1100, तो 1100 यहां पर शो करते और 100 रुपए का NRV लॉस भी आता,
आपने परपेचुअल सिस्टम पढ़ा हुआ है, एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एनआरवी लॉस की, तो ठीक है ना, छोड़ें बहरहाल, मैं वो नहीं पढ़ा रहा। समझ आ गई आपको बेटा? समझ आ गई है बेटा? समझ आई है? हाँ जी, वेलकम वेलकम। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एंटिटी सी आ गई भाई हजरत, एंटिटी सी आ गई। हैज अ प्रॉपर्टी यूज्ड एज वेयर हाउस, यूज्ड एज वेयर हाउस। भाई उन्होंने गोदाम के अंदर ये बनाते होंगे अगर बिल्डिंग्स, तो उन्होंने को मटेरियल गोदाम में रखा होगा, ठीक है, ये बहरहाल वेयर हाउस है उनका, ठीक है। उस वेयर हाउस को जो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब IS 16 लग रहा है इस पर, 5 जनवरी 19, ठीक है ना। तो कैरी डेट 1000, अब ये कैरी डेट ये मतलब कॉस्ट ही हो सकती है, कॉस्ट नहीं तो बुक वैल्यू हो सकती है, जो भी कह लो। एक एंट्री भी कम की हुई थी सोल्यूशन में आई कैप, इसीलिए कि वो शायद कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन हम इसको कॉस्ट कह लेते हैं अभी, कह के मैं वो एंट्री करवाता हूँ। मैं भूल गया यहाँ पे पिछली क्लास को करवाना कहा था लेकिन भूल गया, चलो खैर। तो एंटिटी सी के पास प्रॉपर्टी थी जो 1000 पे है 1 जनवरी 19 पे, विद 10 साल लाइफ। सी यूजेज कॉस्ट मॉडल फॉर IS 16, हालांकि कॉस्ट मॉडल है IS 16 का, लेकिन जब ट्रांसफर करने लगेंगे तो ऑप्शन तो मौजूद है ना, रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे लाने का, तो फेयर वैल्यू पे ला के ही भेजना। कॉस्ट मॉडल में IS 16 में PPE पड़ा है, उसको कभी भी नहीं करेंगे रीवैल्यू, लेकिन जब ट्रांसफर कर देना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचना है ना, ट्रांसफर करने के लिए उसूल क्या है, फेयर वैल्यू हो। तो IS 16 के पास फेयर वैल्यू मॉडल है ना, उसका नाम क्या है, तो फिर वो अपने उस मॉडल को यूज करके उसको फेयर वैल्यू पे लाएगा और फिर निकाल देगा। आप ये नहीं कह रहे कि PPE पे रीवैल्यूएशन मॉडल लग रहा है, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि PPE में कुछ नहीं बचा, ट्रांसफर के लिए फेयर वैल्यू पे लाए हैं। अब एसेट जहां पड़ा है उसके पास मॉडल मौजूद है। पहले दोनों सवालों में IS 40 के पास पड़ी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके पास फेयर वैल्यू मॉडल था, उसने यूज किया, फेयर वैल्यू पे लाके ट्रांसफर कर दिया। तीसरे सवाल में आए एक प्रॉपर्टी पड़ी है IS 16 में, अब उसूल फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है, तो फिर पहले फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आएगा ये अपने उसके फेयर वैल्यू मॉडल का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल, उसको यूज करके फेयर वैल्यू पे लाएगा। ऑन 31 दिसंबर एट दिस डेट फेयर वैल्यू इज 1200 और एंटिटी सी यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर IS 40, तो बात की बात है। अब मैंने कहा था हम अलग अलग रखते हैं ना, जरा अलग अलग रखा हुआ हमने, ठीक है। अगर PPE है तो उसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना हो तो मैं ये वर्किंग करता हूं ताकि दोनों में फर्क रहे। हालांकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी यही लेजर बन सकता था, कोई मसला नहीं, मैंने जरा मिक्स नहीं किया, थोड़ा अलग अलग जरा लगता है ना, थोड़ा दिमाग में चीजें अलग रहती हैं, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी IS 16 की PPE थी 1 जनवरी 19 पे, उसने कहा कैरी डेट, मैंने कहा बुक वैल्यू कह लो, कॉस्ट कह लो, फर्क नहीं पड़ता। बुक वैल्यू किसी ने कहा, किसी ने कॉस्ट कहा, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अच्छा, लेकिन बुक वैल्यू ही है क्योंकि कैरीड है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब 1000 की ये प्रॉपर्टी है यार, ये फिर कर लेना प्लीज भाई, आप पढ़ भी फिर लेना, ये सवाल करवाऊंगा तो पढ़ा जाएगा ना भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये तो मैं अभी पहुंचा हूं ना, यहां पे करता हूं डिस्कस, 1 मिनट जी। प्रॉपर्टी 1 जनवरी 19 पे 1000 पे पड़ी है भाई। इनके माइक की आवाज बहुत कम थी, ये चेक कर लें जरा, बहुत कम थी माइक की आवाज जी। 1 जनवरी 19 पर ये प्रॉपर्टी पड़ी है 1000 पर, कैरीड एट, तो बुक वैल्यू कहा था इसको, ठीक है। अब इस दिन की वैल्यू 1000 है और भाईजान हाइब्रिड वाले विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, तो इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 साल। तो भाई इस दिन की वैल्यू को इस दिन की रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेप्रिसिएशन ही आएगी ना। मंडे लिमिटेड याद करो, जो लेक्चर आधे बच्चों ने अभी तक लिया ही नहीं हुआ, छुट्टियों वाला, उसने बताया था आपको जाकर कि अगर कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम होती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए 1000 को डिवाइड किया 10 से। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिसने सवाल किया, समझ आई है, सर हिला दो, ओके। अंगूठा भी नजर आ रहा है आपका, ये लगवाली हुई है इसीलिए, ठीक है जी, ओके। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, ये आएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन मसला क्या है, 30 जून पे ट्रांसफर हो रही है, 30 जून की फेयर वैल्यू 1200 है, 30 जून तक डेप्रिशिएट करके लाना था, इसलिए 6/12 किया, 50 आया, बुक वैल्यू 950, फेयर वैल्यू 1200, 250 का सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में नजर आ गया। अब ये 1200 पे आया था, इसको यहां से किया क्रेडिट, PPE
क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट बोलना था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। डन हो गया, ये तो चला गया, ये बेचारा रोता रह गया। हमने कहा क्या करें, सवाल ने कहा ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स इज मेड टू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। ये ना भी कहता तो हम क्या करते, हमने इसको होल्ड करना ही था, क्योंकि यहां कुछ बचा ही नहीं जो साथ साथ डेप्रिशिएट हो, जिसकी बेस पे ये भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ज्यादा डेप्रिसिएशन ही नहीं है तो इंक्रीमेंटल कहां से लाएं, ठीक है ना। इसलिए इसको रोक के रखते हैं। एक्चुअल में जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो ये जितना पड़ा है सारे का सारा, ये तो वैसे भी ऑप्शन है हमारे पास, रीवैल्यूएशन में भी ये ऑप्शन मौजूद है। अगर कभी पर्चे में सवाल में वो ये लाइन लिख दे रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, तो आप फिर सिर्फ एसेट को डेप्रिशिएट किया करेंगे, इसको नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो ऑप्शन है ना, ठीक है। बहरहाल ये प्रॉपर्टी यहां पे आ गई 30 जून 19 में। अब इससे आके हमने पूछा, हाँ भाई केड़ा मॉडल, उन्होंने कहा 96 मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। हमने कहा ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है बताओ, ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज टू 1300, तो अब 1000 से 1300, ये 100 का फेयर वैल्यू गेन, ठीक है। तो जो 250 पड़ा है इसकी एंट्री होगी रीवैल्यू सरप्लस खत्म डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, जो करते हैं, मत सोया करो बीच बीच में जी। सवाल जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, खैर है चलेगा। तो डेप्रिशिएट होगा, 1200 रहेगा, 1300 को कोई चक्कर नहीं है। 1200 पे डेप्रिशिएट होगा, लेकिन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो आगे 9.5। ये आपने कल भी किया था सवाल, मैंने कहा फिलहाल मत छेड़ो इस बात को, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा जब सवाल में जाऊंगा। नहीं, ओसीआई सिर्फ फॉर द ईयर होती है, मैंने ओसीआई अभी तो पढ़ाई नहीं है, आप क्यों छेड़ रहे हैं ओसीआई को। रीवैल्यूएशन सरप्लस में रहेगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में नजर आता है, याद है इक्विटी में नजर आता है, नहीं मैं याद कराऊंगा, मैं याद कराऊंगा, मैं कराऊंगा याद आपको, मैं कराऊंगा याद आपको। ये देखो पहला सवाल, जब इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, बैलेंस शीट और इक्विटी में आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये तब बताया था, ठीक है ना। रेलेवेंट बात पूछना यार प्लीज बेटा, वो चेंज इन पॉलिसी फिर देखेंगे आइए सेट में जी, जो सामने है ना बात वो पूछा करें। जी 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 बोले बोले। हाँ बेटा मैंने ये अर्ज किया है कि जब ये एसेट बिकेगा तब ये एंट्री होगी, ये एसेट बिका नहीं है तो एंट्री नहीं हुई, इसलिए तो डबल अंडरलाइन कर दी है। एक मिनट रुक जाओ ना जरा, तो मैं ऐसे करके दिखा दूं कि इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस 250 नजर आएगा। अगर ये ट्रांसफर की एंट्री होती तो ये 250 ना रहता, ये कम हो चुका होता, ठीक है। तो इस सवाल से रिलेटेड, हाँ भाई थर्ड लास्ट वाले भाई, सेकंड लास्ट वाले, सही है, बात समझ आई है। वैसे आपको शायद आगे पीछे हो गई थी बात, उस वक्त शायद वो हैंड आउट ले रहे थे आप जब मैंने ये बात की, ठीक है। डिस्पोजल के वक्त तक होल्ड करेंगे, कुछ ने लिख दिया ना सवाल में, तो लड़ाई क्या है फिर, डिस्पोजल के वक्त तक होल्ड करेंगे। जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी, वो इक्विटी के अंदर सरप्लस पड़ा होगा इसका 250, वो भी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, नो करके तो देखते जी। तो अब इस सवाल से क्या कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है। एक तो ये 50 की डेप्रीसिएशन जाएगी, दूसरा ये 250 का सरप्लस जाए नहींगा, ये ओसीआई में जाता है, वही पढ़ाई नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, ठीक है। और मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन आएगी, फेयर वैल्यू गेन आएगा, डेप्रीसिएशन 50, फेयर वैल्यू गेन 100। बैलेंस शीट के अंदर एक तो ये 250 का सरप्लस पड़ा रह गया है इक्विटी में, एक्सट्रैक्ट्स है ना, बाकी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग मैं नहीं बना रहा, ठीक है, ये पड़ा रह गया है। और दूसरा 1300 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां पे नजर आ रही। ये काम किए हुए पे टाइम लगा दिया आप लोगों ने, खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी स्टूडेंट जी यहां पे है जी, चलें आगे। एक मिनट में भी ऐसे ऐसे बैलेंस शीट, छोटा सा प्रॉफिट, पीएल डेप, एफजी गेन, एफजी बस 50 100 फटाफट, बीएस सरप्लस 250, ऊपर वाली हेडिंग भी ना बनाओ, आईपी
ये लिख सकते थे आप, अगर तस्वीर ना भी बनाए तो वहीं सवाल पे जहाँ पे आपने नोट किया हुआ है ना साथ ही बन चुकी होती है। अब ना बनाने लग जाओ, अब घर जाके बना। हाँ, मैंने बताया है कि ऐसा हो सकता था। कॉस्ट मॉडल है तो फिर भी ये पड़ा रहेगा, मजबूरी है। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, ये रिवैल्यू सरप्लस क्यों पड़ा है? क्योंकि हमने ट्रांसफर करते हुए फेयर वैल्यू पे उसको ट्रांसफर किया था। कोई मसला नहीं, पड़ा है तो क्या हो गया, ठीक है। PPE जो है उसको नहीं हम रिवैल्यू करके रखते, वो तो PPE में रहा ही नहीं, ठीक है। बस ये सरप्लस रहेगा, उसूल है, क्या कर सकते हैं। बेटा ये 250 ये पड़ा है, आप भी जरा पीछे चल रहे होते हैं, 2-3 स्टूडेंट मेरे हैं, ये पड़ा इक्विटी में कहीं नहीं गया, नोट जाने दो इसको, यहाँ पे जीरो हो जाएगा इंशाल्लाह। सेट में चेन इक्विटी भी बनानी है अभी हमने, इसकी मूवमेंट भी नजर आएगी आपको। सरप्लस ओपनिंग में होता है, ट्रांसफर होता है, रोज होता है, खत्म होता है, जीरो होता है, ये सब देखेंगे मूवमेंट उसकी। ये ऐसे नहीं कि क्लोजिंग ही पड़ा होता है, इसकी पूरी मूवमेंट होती है। ओपनिंग इतना था, इतना आया, इतना गया, इतना एडजस्ट हुआ, इतना खत्म हुआ, ये क्लोजिंग है, ये नहीं है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। नंबर 6, पता नहीं कीते सवाल ने तुसी मेरे नाल ये कीता थे, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं कीता सी कल ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ करोगे। एग्जाम्पल 6, मुझे लगता है मैंने सवाल में ऐसे गलती कर दी इतने लंबे सवाल को बना के, है ना। नहीं, ये सवाल की 4 एडजस्टमेंट्स होने लगी हैं, चौथी ये आ गई। एंटिटी डी, हाँ उस सवाल को फिर पढ़ना भाई, जब मैं पढ़ाऊंगा फिर पढ़ लेना, मैंने कहा है पढ़ो अभी। एंटिटी डी, हजरत एंटिटी डी आ गई। हेल्ड फॉर रीसेल, शॉप कमर्शियल शॉप है, हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, कैरिड एट 1 मिलियन। अब ये इन्वेंट्री है, कैरिड ये कॉस्ट ही होगी इसकी 1000, और ठीक है ना, इन्वेंट्री में पड़ा है 1000 के ऊपर ये एसेट हमारा, ठीक है। यकम जनवरी 19 पे, ऑन 30 जून इट वाज गिवन ऑन रेंट, ये कल कह के भेजा था, कर लेना आसान है। इट वाज गिवन ऑन रेंट, ट्रांसफर IAS 2 से IAS 40 में आ गई, ठीक है। टू अ लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 1200। अब आया मसला, रीवैल्यू, ये ट्रांसफर का रूल क्या है, फेयर वैल्यू पे लाना है। अब फेयर वैल्यू ये IAS 40 के लिए, ठीक है ना। अब IAS 40 का रूल है ना, फेयर वैल्यू पे ला के ट्रांसफर करो। अब IAS 2 से कहा फेयर वैल्यू पे लाओ, उसने कहा कैसे, उसने कहा कैसे, मेरे तो पर जलते हैं, मेरे पास कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। IAS 16 के पास फेयर वैल्यू मॉडल था। इन्वेंट्री के टॉपिक में आपने कभी नहीं पढ़ा था कि आप NRV ज्यादा भी है तो गेन बुक कर लें, फ्यूचर गेन बुक करते थे। यानी NRV के IAS 2 के इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में बस नीचे जाने का रास्ता था, वापसी का रास्ता कोई नहीं है। रिवर्सल ऑफ लॉस वहां भी होता है लाइक इंपेयरमेंट, लेकिन गेन बुक नहीं हो सकता। तो IAS 2 के पास तो कोई फेयर वैल्यू मॉडल ही नहीं है जिसपे लेकर आए, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें, या मैंने एक छोटा सा जुगाड़ भी लगाया है पिछली क्लास में, क्या 1000 पे ला के दे दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, और उसी दिन वो कर लेगा 1200 पे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से ज़रा समझाने की कोशिश की। क्या मतलब, मैंने कहा इन्वेंट्री में पड़ा है 1000, यकम जनवरी पर कोई गेन लॉस नहीं यार रिकॉर्ड हुआ, इसको यहाँ से निकाला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दिया, एंट्री हुई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बुक में कंबाइन है, वो बाद में करवाता हूँ, ठीक है ना। पहले ये ज़रा जुगाड़ जो लगाया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये आते साथ ही उसने कहा हेलो तुम तो बुक वैल्यू पे पता नहीं कॉस्ट पता नहीं किस पे पड़ी हो, 1200 फेयर वैल्यू है, फटाफट चलो 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और ये आ गई 1200। अब ये 1200 डीम कॉस्ट बनी है। अगेन यहां पे भी वही काम है, इसको छुपा लो, इसको नहीं, इसको छुपा लो। तो ये इस तरह से था, 1000 पे आई प्रॉपर्टी, 200 से बढ़ा ली, अब हो गई है ये 1200 पे। अब इसको हमने 1200 पे रखना था, लेकिन ये रेंट पे बढ़ के क्या हो गई है 1300, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर 100 का गेन मजीद, यानी कि टोटल 300 का गेन रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये एंट्रियां मैंने ऐसे की हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और एंड पे फिर फेयर वैल्यू पे उठाकर लाए हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। किताब में ये पहली 2 एंट्रीज कंबाइन कर दी कि जी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1200 पे रिकॉर्ड करो। अब इन्वेंट्री से तो क्रेडिट
1000 ही हो सकता है, वहां पे तो 1200 है नहीं, तो बाकी इस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, है तो फेयर वैल्यू गेन ही ना। तो ये 2 एंट्रीज अलग करो, या ये पहली 2 एंट्रीज को कंबाइन कर दो, आखिरी एंट्री तो सेम ही होनी है। ये आपका जैसे दिल करे वैसे करो, जैसे दिल करे। किताब वाला वर्जन ये है, आपका जुगाड़ वाला वर्जन ये। ओके लेकिन ओ सॉरी 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 सॉरी, होगी पिक्चर। चलें अच्छा जी, ये जरा बहरहाल आपको आसानी समझ आता है इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है। अब मुझे बताओ इस सवाल से देखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? 200 और 100, 300 का फेयर वैल्यू गेन, और बैलेंस शीट में नजर आएगी इन्वेंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1200 पे नहीं, 1300। अब क्लियर होगी बात अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो ये आपकी फेयर वैल्यू गेन आ गया 300 का, और आपकी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स आ गई 1300, नॉन करंट एसेट सही। अच्छा एनसीए जी, सवाल है लड़ाई ले रहे थे। जी चलें अब सवाल की तरफ चलें आज, ठीक है। ये तो थी अभी कल की रिवीजन, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें, पार्ट 2 में हमने नोट बनाना है।